जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति साहब जी करते हैं, और यह किस अनुच्छेड में वर्णित है, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 61, आर्टिकल 70, आर्टिकल 75 और आपका ऑप्शन डी है आर्टिकल 85। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है उसी के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वह भी आप सभी को नोट कर लेना है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसमें दोस्तों यह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस। ऑप्शन डी है आपका स्विट्जरलैंड। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो शासन प्रणाली भारत की है वह संसदीय शासन प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वह ब्रिटेन देश में हुआ था। अब दोस्तों, आगे आप सभी को की पॉइंट नोट करना है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई और इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सभी को नोट कर लेना है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करता है तथा विधायिका जो है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यह भी आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है। आपके ऑप्शंस हैं संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है। आपका ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी असत्य है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वह संविधान द्वारा गठित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। अब दोस्तों, इससे आगे आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल का नेता होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, यानी कि जो शासन की प्रणाली होती है संसदीय, जिसके द्वारा भारत में शासन प्रणाली सुचारू होती है, उसमें वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। आपके ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी है आपका नौकरशाही। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी को ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री जी के पास होती है। अब आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की मासिक आय 1,60,000 रुपये प्रतिमाह होती है। दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की जो मासिक आय होती है वह 1,60,000 रुपये प्रतिमाह होती है। अब दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है। अब आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी 2 बार भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अब दोस्तों, आगे आप सभी को इम्पोर्टेंट की पॉइंट देख लेना है कि जवाहरलाल नेहरू जी
भारत की स्वतंत्रता से लेकर यानी कि 1947 से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक उनका निधन न हुआ तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। आगे आप सभी को इंदिरा गांधी जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना है कि इंदिरा गांधी जो थी, इनको इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1977 तक लगातार 3 बार के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही। यानी कि वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1977 तक कुल मिलाकर लगभग 11 साल तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही। और आगे उसके बाद चौथी बार ये 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद यानी कि 1984 में इनकी एक राजनीतिक हत्या कर दी गई। और आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो दोस्तों, यह भी आप सभी को याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी जी थी वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और अब तक वही एक बार भारत की महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। अब दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में, वह तो होता है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। आपका ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अब आगे आप सभी को इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करना है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। दोस्तों, इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार प्रधानमंत्री जो होता है वह केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह भी होता है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री, यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होता है। आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन डी है आपका राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर दोस्तों इन क्वेश्चन में से आपको जितने भी क्वेश्चंस के जवाब पता हो वह आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था कि सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार। ऑप्शन डी है आपका कितनी भी बार। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं इसकी कोई अर्हताएं भारतीय संविधान में नहीं बताई गई हैं। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री हो सकता है। इसके उलट आप सभी को यह ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह सिर्फ 2 बार अपने पद को ग्रहण कर सकता है, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वह 2 बार से अधिक अपना पद धारण नहीं कर सकता। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों तुरंत जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर पता है आप सभी को कमेंट कर देना है। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का नेतृत्व करता है। अब आगे आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो भारत की लोकसभा है वह 17वीं लोकसभा है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे चैनल को ग्रोथ होने में थोड़ा सा मदद मिले। तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों, भाइयों, बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि जो भारत सरकार में मंत्रिपरिषद होता है केंद्रीय, उसका अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों वैसे आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट आप सभी को समझना है कि संघीय मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और संविधान में सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो पूर्ण रूप होगा वह होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह योजना आयोग के स्थान पर वर्ष 2015 में की गई थी और जो नीति आयोग है वह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, आपका ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सभी में से किसी को प्रधानमंत्री बनना है भारत का, तो आप सभी की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को यह समझना है कि राजीव गांधी जो कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री भारत के बने हैं अभी तक, वह है राजीव गांधी, जिन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने अपनी मां तत्कालीन जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उनकी हत्या के बाद पद को ग्रहण किया। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के मेंबर है, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी है आपका वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। आपका ऑप्शन डी है वे उच्च सदन में की गई वक्तव्य नहीं दे सकेंगे। आपका ऑप्शन डी है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह अगर उच्च सदन का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत का अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे भारत के, वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वह आपके ऑप्शंस में से कौन है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पीवी नरसिंह राव जी थे वह जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो वह संसद के न तो निम्न सदन यानी कि लोकसभा और न ही उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य थे।
अब दोस्तों आप सभी को नरसिम्हा राव जी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी रख लेना है कि जो नरसिम्हा राव जी थे उनका जो पूर्ण नाम था वह था पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, और यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। और दोस्तों इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था उनमें से एक था लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो लाइसेंस राज और भारतीय अर्थव्यवस्था का खुलापन था वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में ही हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी से अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था। आपके ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल। ऑप्शन डी है आपका एच.डी. देवगौड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री था जिसने जब भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था तो वह उस समय विधानसभा यानी कि जो राज्य में विधानसभा होती है उसका सदस्य था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी थे, और जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था तो उस समय यह विधानसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप सभी को एच.डी. देवगौड़ा के बारे में जान लेना है कि जो एच.डी. देवगौड़ा जी थे वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल था वह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि यह भारत के 1996 से लेकर 1997 तक प्रधानमंत्री रहे, और इससे पूर्व यानी कि 1994 से 1996 तक ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। ऑप्शन डी है आपका चंद्रशेखर। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन एक बार और समझ लेना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह ध्यान रखना है। आगे आप सभी को चौधरी चरण सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेना है कि चौधरी चरण सिंह जी भारत के एक किसान राजनेता थे एवं यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो चौधरी चरण सिंह जी थे वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल था वह था 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। और आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह जी जिनकी जयंती 23 दिसंबर को होती है, उनके जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को यह नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री दूसरी अवधि के लिए बनी थी वह कब बनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है, गांधी जी जो दूसरी अवधि के लिए भारत की प्रधानमंत्री बनी थी वह बनी थी 1980 से लेकर 1984 तक, और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों अगर आप सभी से यह पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक जो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी वह कौन सी बार बनी थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1980 से लेकर 1984 तक जब तक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी वह चौथी बार बनी थी। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह उनके अंगरक्षक जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह उनके द्वारा की गई थी, और वे दोनों ही सिख थे। और इंदिरा गांधी जी की हत्या जो हुई थी वह 31 अक्टूबर 1984 की हुई थी, और उनकी जो हत्या की गई थी वह सेवा हथियारों के द्वारा नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक हत्या की गई थी। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी है आपका मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है।
आप सभी को ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के तत्पश्चात जो भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया गया था, वह किया गया था गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा, और यह भारत के एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को देख लेना है। गुलजारी लाल नंदा जी प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और जो दूसरी बार नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत के बनाए गए थे, वह लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में बनाए गए थे। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, वह अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। अब दोस्तों आप सभी को मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट में देख लेना है कि मोरारजी देसाई वर्ष 1977 से लेकर 1979 के बीच भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, और इनका जो समर्थन किया गया था वह जनता पार्टी द्वारा किया गया था। यानी कि जो मोरारजी देसाई जी थे, यह जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था, और भारत के यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। आपके ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, आपका ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, इन्होंने संसद के भी सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट नोट करना है कि जो चौधरी चरण सिंह जी थे, इन्हीं के नाम से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, और यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह शहर से दूर अमौसी में स्थित है, और इसे पहले अमौसी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता था। तो दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो अमौसी हवाई अड्डा पहले था, उसका नाम अब वर्तमान में चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जाना जाता है, और वर्ष 2008 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया था। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी है जो कि मेरठ में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। आपके ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, आपका ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि अब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह भारत की स्वतंत्रता 1947 से लेकर अपने मृत्यु के उपरांत वर्ष 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब दोस्तों आप सभी को जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि भारत में जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है, वह बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह आप सभी को नोट कर लेना है। और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था, वह ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था, और उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी थे, जो कि एक धनी बैरिस्टर, जो कि एक कश्मीरी पंडित भी थे। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, उस दौरान नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। कि जो नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में चुने गए थे। और दूसरा मुझे नहीं पता है, या तो अगर पता भी है तो याद नहीं आ रहा है। आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो गैर कांग्रेसी थे।
आपके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह जी, आई.के. गुजराल, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मोरारजी देसाई जी थे वह भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे और इनका जो कार्यकाल था वह वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 1979 तक था और इन्हें जो समर्थन दिया गया था वह जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी जी थे वह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि दिल्ली में स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल दिल्ली में है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आपका ऑप्शन डी है आई.के. गुजराल। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई जी थे और सबसे कम उम्र में जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वह राजीव गांधी जी बने थे और जिनका कार्यकाल था वर्ष 1984 से लेकर वर्ष 1989 तक। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है आपका वीपी सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है आपातकाल के बाद वर्ष 1977 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की हार हुई थी, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी थी और इन्हें जो पराजय मिली थी वह वर्ष 1977 के आम चुनाव में मिली थी। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं या थे। आपके ऑप्शंस हैं मनमोहन सिंह जी, मुंटेक सिंह अहलुवालिया, एम.एस. अहलुवालिया, ऑप्शन डी है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम और एकमात्र प्रधानमंत्री जो सिख बने थे आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप सभी को मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट में देख लेना है कि मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ एक अर्थशास्त्री भी थे और जो इनका कार्यकाल था वह वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक था और मनमोहन सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप सभी को फोकस करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभी तक पद पर रहते हुए यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, आपका ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही हुई थी और जो भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुई थी उनमें से आपके पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरी थी इंदिरा गांधी जी और तीसरे थे आपके राजीव गांधी जी। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1964 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु या हत्या जो हुई थी वह वर्ष 1984 में हुई थी, वह भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर थी और राजीव गांधी जी की मृत्यु वर्ष 1991 में एक बम धमाके में हुई थी, वह भी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी रही हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।